हाय गाइस, वेलकम टू द एजुकेटीज़। मैं हूँ स्तुति गौर और आज हम साइंस क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 करने वाले हैं। उसका पार्ट 2 दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो इट्स अ ह्यूज हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिएगा, उसी के बाद आप सेकंड पे आइएगा। आप ही की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी इससे। तो लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था, आपको सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताया था कि सॉलिड्स कैसे होते हैं, और उससे रिगार्डिंग हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे क्या होता है। अब जो नेक्स्ट स्टेट हम करेंगे, अभी देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर हमारा कौन सा था। स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे 3 होते हैं, मेनली 3 होते हैं, वैसे 5 होते हैं। पहले 3 हम इन चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके बाद होता है हमारा प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इनके और प्लस इनके बारे में अभी ज़्यादा हमें पढ़ना भी नहीं है। तो अभी हम जो मेजरली करेंगे 9th क्लास में, वो हम सिर्फ इन तीनों के बारे में ही करेंगे। उन दो के अगर आपको सिर्फ नेम भी पता है तो भी चलेगा आपको। तो देखिए सॉलिड की बात हमने की थी कि जो सॉलिड्स हैं वो कैसे होते हैं। सॉलिड्स की फिक्स शेप होती है, ठीक है, फिक्स वॉल्यूम होती है, कंप्रेसिबिलिटी होती ही नहीं है कि आप उन्हें प्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। आपने कभी देखा है कि कोई टेबल है और आपने कंप्रेस करके उसके अपने हाथों से कंप्रेस करके उसका साइज बदल दिया हो? ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। वो टूट भले ही जाएगा लेकिन कंप्रेस नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा जो हम करने वाले, हाँ, सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स जिनसे मिलके सॉलिड बनता है, तो उन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो ना के बराबर होता है, बहुत कम स्पेस होता है। तो जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं, और इनके बीच में वो टाइटली पैक्ड किस लिए होते हैं? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी फिक्स पोजीशन से हिलते नहीं हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई सॉलिड्स हैव द फिक्स्ड शेप। ओके, उनकी शेप बदलती नहीं है रूम टेम्परेचर पे। ऑब्वियसली अगर आप उन पे कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल फोर्सेस लगाएंगे या एडिशनल कंडीशंस लगाएंगे तब तो वो चीज़ स्टेट बदलेंगी, लेकिन अगर नॉर्मली रखा जाए तो रखे रखे उनकी शेप्स नहीं बदलती हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अब लिक्विड स्टेट में क्या होता है, इसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है कि आप वाटर देखिए, कुकिंग ऑयल देखिए, मिल्क देखिए, जूस देखिए। ये सारे जो है इनको आपने अलग अलग कंटेनर्स में रखा। मान लीजिए पहले आप इन्हें एक बाउल में रखते हैं, ठीक है, फिर इन सभी को एक ग्लास में डाल देते हैं, फिर आप किसी और शेप के कंटेनर में उसे डालते हैं। तो आप देखोगे, आप नोटिस करेंगे क्या कि कोई भी लिक्विड है वो किसी भी तरह के शेप के कंटेनर में जाएगा तो वो लिक्विड उसकी शेप ले लेता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल दूं, तो जो 2 लीटर की बॉटल होती है हमारी कोक की या पेप्सी की, और जो 1 लीटर या उससे छोटे साइज़ की जो बॉटल होती हैं, उनकी बॉटल्स की शेप में डिफरेंस होता है, राइट? तो दोनों दोनों में ही जब कोल्ड ड्रिंक होती है तो उसकी शेप भी उस बॉटल के अकॉर्डिंग ही हो जाती है लिक्विड की। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो लिक्विड्स होते हैं उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। लेकिन अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि अगर आप लिक्विड है, 1 ग्लास ऑफ वाटर है, मान लीजिए 1 ग्लास पानी है, उसे आप ग्लास में रखते हैं तो भी वो 1 ग्लास पानी ही रहेगा, और आप उसे किसी बॉल में डाल देते हैं तो उसकी शेप भले ही बदल जाए, वो बॉल की शेप ले लेगा वो पानी, लेकिन उसकी वॉल्यूम थोड़ी बदलेगी। 1 ग्लास से वो 2 ग्लास थोड़ी हो जाएगा पानी, नहीं हो सकता, ठीक है। तो इससे एक और बात हमारी क्लियर होती है कि लिक्विड्स की फिक्स शेप तो नहीं होती है। शेप क्यों नहीं होती है वो भी इसका रीज़न है, अभी बताती हूँ मैं। बट उससे पहले क्या है कि लिक्विड्स की कोई फिक्स शेप नहीं होती है, लेकिन वॉल्यूम उतनी ही रहती है। अगर 1 लीटर ऑयल है तो आप उसे किसी भी कंटेनर में डाल दीजिएगा, वो 1 लीटर ही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कंटेनर बदला है तो उसकी वॉल्यूम भी बदल जाएगी। ओके, अब वो जिस भी कंटेनर में उन लिक्विड्स को रखा जाता है वो उसकी शेप ले लेते हैं। आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत तरह के अलग अलग तरह की शेप्स की बॉटल्स आती हैं, वाटर बॉटल्स आती हैं, तो आप जिस भी वाटर बॉटल में पानी डालेंगे वो उसी की शेप ले लेगा। अब जो लिक्विड्स है वो फ्लो करते हैं, बहते हैं, ये तो पता है कि दे फ्लो। अगर आप उन्हें नीचे ज़मीन पे गिराएंगे तो वो बह जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है, और वो शेप भी चेंज कर लेते हैं। तो इससे हमें पता क्या चलता है कि जो लिक्विड्स होते हैं वो रिजिड नहीं है, फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप लिक्विड है, ग्लास है, उसको आप उल्टा कर देते हैं तो उसी ग्लास की शेप में ही लिक्विड रह जाएगा, नहीं, दे विल फ्लो, इट विल फ्लो। ओके, तो जो फ्लूइड्स हैं यानी लिक्विड्स जो हैं वो रिजिड नहीं है, इसीलिए उन्हें फ्लूइड भी बोला जाता है, बिकॉज दे कैन फ्लो। ओके, अब ये देखिए जो सॉलिड्स और लिक्विड्स हैं वो
अब डिफ्यूजन मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था। डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, इंटरमिक्सिंग पार्टिकल्स का, अलग अलग मैटर्स के पार्टिकल्स का इंटरमिक्स होना अपने आप ही। जैसे हमने लैमिनेट बनाने के लिए हमने क्या किया था? नींबू पानी बनाया था, उसमें हमने क्या किया था? पानी में चीनी मिलाया था, ठीक है। तो अगर आप उसे स्टर नहीं भी करेंगे, थोड़ी देर बाद अगर आप नमक मिलाते हैं पानी में, तो थोड़ी देर बाद अपने आप ही घुल जाता है, इंटरमिक्स हो जाता है। तो इसी को हम डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। तो अब डिफ्यूजन प्रोसेस कौन कौन से मैटर्स में हो सकता है? देखिए, सॉलिड और लिक्विड, दोनों ही लिक्विड्स में क्या हो सकता है? डिफ्यूज हो सकते हैं। जैसे वाटर इज अ लिक्विड, और अगर आपने उसमें शुगर मिलाया तो वो सॉलिड था, तो सॉलिड लिक्विड डिफ्यूज हो गया। ओके, लिक्विड और लिक्विड मतलब दो लिक्विड्स भी एक दूसरे में डिफ्यूज हो सकते हैं, जैसे इंक और वाटर हुआ, या फिर सबसे कॉमन प्रैक्टिस दूध में पानी मिलाना, सभी करते हैं, सबके घरों में ये चीज़ें होती हैं थोड़ी सी। तो दोनों ही क्या है? लिक्विड हैं, तो उनको वो भी क्या है? एक दूसरे में डिफ्यूज हो सकते हैं। इसी तरह से जो लिक्विड है, लिक्विड में जो है वो गैसेस भी इंटरमिक्स हो सकती हैं। जैसे एयर है, आपने देखा होगा कि वाटर में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, राइट। तो ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट होती है यानी पानी में। तो हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तीनों स्टेट्स होते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो इंटरमिक्सेबल होते हैं, या एक दूसरे में वो घुल सकते हैं, डिफ्यूज हो सकते हैं। ओके, और जितने भी लिविंग क्रिएचर्स होते हैं उनको एयर चाहिए, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब हम जैसे तो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? तो उनको ऑक्सीजन पानी में जो डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन होती है, उन्हीं से वो उसी वही ऑक्सीजन वो कंज्यूम करते हैं और ज़िंदा रहते हैं, ठीक है। तो ये बात भी हमारी क्लियर हो गई कि एक्वेटिक एनिमल्स कैसे ऑक्सीजन को लेते हैं। अब इससे हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और जो गैसेस हैं वो लिक्विड्स में डिफ्यूज हो सकते हैं। मतलब लिक्विड्स में आप सॉलिड भी मिला सकते हैं, लिक्विड में आप लिक्विड भी मिला सकते हैं, और लिक्विड में आप गैसेस भी मिला सकते हैं। अब इनके डिफ्यूजन के रेट में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है कि कौन जल्दी मिक्स होगा और कौन धीरे मिक्स होगा। अब आप नोटिस करना कि जो सॉलिड है, यानी अगर आप पानी में चीनी मिलाते हैं तो उसको डिफ्यूज़ होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और जबकि अगर आप दूध में पानी मिलाते हैं तो वो इंस्टेंटली मिक्स हो जाता है। और सबसे फास्ट रेट डिफ्यूजन का किसका होगा? अगर आप पानी में ऑक्सीजन मिला रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि इट्स इनविजिबल, ठीक है। वो ऑलरेडी उसमें अपने आप ही डिफ्यूज़ हो जाती है, आपको प्रोसेस दिखाई भी नहीं देता है ये सब चीज़ें, तो इतनी जल्दी हो जाता है। तो इससे मैं कहना क्या चाहती हूँ कि जो डिफ्यूजन का रेट है वो सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़ कौन होता है? गैसेज होती है, फिर लिक्विड्स होते हैं, और सबसे धीरे जो डिफ्यूजन का रेट होता है वो सॉलिड्स में होता है। मतलब सॉलिड्स जो हैं वो किसी भी चीज़ में घुलते हैं या मिलते हैं तो उनको थोड़ा टाइम लगता है। ओके, नेक्स्ट अभी जो हम करेंगे गैसियस स्टेट करेंगे। देखिए, अब इनका कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी मैं आपको दे दूंगी, अभी आप एक बार इनके सेपरेट मीनिंग समझिए और फिर हम इनको कंपैरिजन से समझेंगे कि तीनों में डिफरेंस क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो गैस अब देखिए इनविजिबल मैटर है, ठीक है, वो हमें दिखाई नहीं देता है, बट मैटर हम उसे क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज उसका कोई मास होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। जैसे घर, अब हमारे हाउस होल्ड्स में जो घर हैं उनमें एलपीजी सिलेंडर सभी यूज़ करते हैं, ठीक है, कुकिंग गैस जिसको हम बोलते हैं। खाना सभी के घर में बनता है और सिलेंडर सभी के घर में है। तो आप नोटिस करना कि सिलेंडर के वेट के अलावा भी जो एक खाली सिलेंडर होता है, एक भरा सिलेंडर जो होता है, उनमें उनके वेट में काफ़ी डिफरेंस होता है, ठीक है। खाली सिलेंडर में गैस नहीं होती है, एलपीजी नहीं होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं होती है, लेकिन भरे में होती है। तो आपको वेट में भी डिफरेंस क्लियरली पता चल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गैसेज हैं उनका अपना वेट होता है, मास होता है, सॉरी, और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करे। अब आप देखिए कि जो एक सिलेंडर है उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस ही जो है आ सकती है उसमें, ये नहीं आप कितनी भी भरते जाओगे एक सिलेंडर में, ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि ऑलरेडी जो गैस उसमें भर ऑक्यूपाई कर रही है। ओके, इसी वजह से तो उसमें और एडिशनल गैस हम नहीं डाल सकते हैं। तो इससे दोनों हमारी जो मैटर की कैटेगरी में लाने के लिए जो दोनों कंडीशंस है वो हमारी पूरी करता है गैस, इसी वजह से हम उसे क्या बोलते हैं? एक मैटर बोलते हैं। ऐसे ही जो बलून्स होते हैं उनमें भी एयर आप फुला हुआ साफ देख रहे हैं कि उसमें कुछ ना कुछ भरा हुआ है, यानी कि उसमें क्या है? गैस है, चाहे वो हमें दिखाई ना दे, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने वो देखा होगा कि टायर्स में जो हवा भरते हैं, पंप्स होते हैं, वो भी गैस से ट्रांसफ़र करते हैं और हमारा ट्यूब जो है वो फूल जाती है, तो यानी गैस उसमें फिल हो चुकी है। तो गैसेस के लिए हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमने देख लिया कि गैसेस क्या होता है। अब गैसेस जो है वो सब बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं।
कंप्रेसिबल गैसेस को आप बहुत आसानी से कंप्रेस कर देते हो। इसी वजह से एक छोटे से सिलेंडर जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा गैस हम इजीली भर सकते हैं, ठीक है। अब कंप्रेसिबल कोई चीज़ कब होगी, हम किस चीज़ को कब हम कंप्रेस कर पाएंगे, हम कंप्रेस, एक सेकेंड, अब हम किसी भी चीज़ को कंप्रेस कब कर पाते हैं, मतलब अंदर की तरफ क्यों दबा पाते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो होता है, उनके पार्टिकल्स से उनके बीच में काफ़ी स्पेस होता है। इसीलिए अब हम इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होने की वजह से क्या होगा कि जो पार्टिकल्स है जब मैं उन्हें प्रेस करूँगी तो वो इकट्ठे आ जाएंगे, ठीक है, एक साथ मिल जाएंगे, तो इसीलिए वो कंप्रेसिबल बन जाती है। और जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी जो सिलेंडर होता है जो हमें घरों में मिलता है कुकिंग के लिए, या फिर जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं वो कंप्रेस्ड गैस ही होता है इसका। और ऐसे सीएनजी जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो भी व्हीकल्स में जो यूज़ होता है वो भी क्या है, गैस है। बट ये सारे जो गैसेस हैं काफ़ी कंप्रेसिबल है और इसी कंप्रेसिबिलिटी की वजह से भी एक छोटे से कंटेनर में भी बहुत सारी गैस हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। और ये ट्रांसपोर्टेशन में भी इजी हो जाता है क्योंकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस में छोटे कंटेनर में लेके जा सकते हो। आपको पता होगा आपका जो एलपीजी सिलेंडर है वो काफ़ी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी सी देर में ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा गैस भरी जा सकती है। और वो क्यों भरी जा सकती है? क्योंकि गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। ओके, तो अब ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ आपको लास्ट उसमें कि वाई कैन वी स्मेल हॉट फूड फ्रॉम अ डिस्टेंस। अब हमें घर में जब खाना बन रहा होता है, कोई भी अच्छी चीज़ बन रही होती है, तो इसी बच्चे की तरह हमारे मुंह में पानी आ जाता है। वो क्यों आता है? क्योंकि हमें उस खाने की खुशबू आ रही होती है, ठीक है, खाना बन रहा होता है। तो ये स्मेल जो है ये हमारे नाक तक पहुंचती कैसे है? देखिए, जो फूड के पार्टिकल्स हैं, जो फूड के पार्टिकल्स की खुशबू है, ये आप देख रहे हैं, जो खुशबू है, बच्चा जो उसका मुंह खुल गया है, ये जो पार्टिकल्स है ये एरोमा फूड के पार्टिकल्स हैं। फूड के जो पार्टिकल्स हैं, सॉरी, खाने की जो खुशबू के पार्टिकल्स हैं वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, एयर के पार्टिकल्स के साथ वो मिक्स हो जाते हैं। और एयर क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होती है, उनके एयर के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है और एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत हाई स्पीड पे मूव करते हैं, ठीक है। वो हमेशा क्या है, कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। बात तो मैंने पहले भी बताई थी, क्योंकि पार्टिकल्स में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। हर मूविंग ऑब्जेक्ट में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। और ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये गैसेज में सबसे ज़्यादा होती है, गैसेज में, एयर में भी यानी सबसे ज़्यादा होगी। तो जब फूड की खुशबू के पार्टिकल्स, एरोमा के पार्टिकल्स हमारे एयर में मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, एयर के साथ स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है। और हमारे किचन से हमें बहुत दूर तक खाने की खुशबू आने लग जाती है। कई बार तो हमें पड़ोसियों के घर में जो भी खाना बन रहा होता है उसकी खुशबू भी आ जाती है। तो आप इसे अंदाज़ा लगाइए कि गैसेस के पार्टिकल्स कितने ज़्यादा हाई स्पीड पे मूव करते हैं, ठीक है, और उनके बीच में कितना ज़्यादा स्पेस होगा। अब इसमें भी एक और ख़ास बात होती है कि जो गर्म खाना होता है हमें उसकी खुशबू ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू ठंडे खाने से। उसकी खुशबू हमें नहीं आती, आप उसके पास जाके स्मेल करोगे तब जाके आएगी। तो उसका रीज़न भी मैंने बताया था, क्योंकि जो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो अपने रेट से ज़्यादा रेट से मूव करने लगेंगे, यानी उनकी स्पीड और फास्ट हो जाएगी। और स्पीड फास्ट होते हुए सेकंड के हिसाब से हमारे नोज तक पहुंच जाएंगे। अब सेम बात, इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ डज दिस स्मेल रीच अस। सी, द पार्टिकल्स ऑफ एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ एयर spread from the kitchen reaches and even farther away. The smell of hot cooked food reaches us in seconds. Why? अब जो गर्म खाना होता है उसकी खुशबू हमें सेकंड्स में पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि जो स्पीड ऑफ पार्टिकल्स होती है वो ज़्यादा होती है और जो गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो भी ज़्यादा होता है गैसेस का। इसी वजह से जो गैसेस हैं एक दूसरे में डिफ्यूज़ बहुत आसानी से हो जाती हैं। आप देखोगे ना, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। आपने सुना होगा बचपन से कि उसमें नाइट्रोजन होती है, आर्गन होती है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इतनी सारी गैसेस एक दूसरे के अंदर मिक्स कैसे हो जाती हैं? क्योंकि वो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस इतना ज़्यादा है उनके, तो डिफ्यूजन जो है वो बहुत आसानी से हो जाता है। एक तो स्पेस नहीं हुआ है तो उसमें कोई चीज़ को फंसाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और एक है स्पेस ही स्पेस है, उसमें आप अरेंज कर रहे हो तो फ़र्क होता है। तो गैसेस में भी यही है कि कोई रूम है
उसमें वो खाली रूम है, तो उसमें आप कितना भी सामान भर सकते हैं, मैक्सिमम सामान भर सकते हैं। लेकिन एक रूम ऑलरेडी भरा हुआ है, तो उसमें आप कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, उसमें एडिशनली चीज़ें नहीं डाल सकते हो, ठीक है। तो टाइम लगता है, आप स्पेस बनाओगे उसमें टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। तो आप इसको गैसेस को इसी तरह से आप देख सकते हैं। तो अब ये बात भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है ये हमारे एग्जाम्स में। ये देखिए, गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं वो रेंडमली मूव करते हैं और बहुत ही हाई स्पीड पे मूव करते हैं। इसी रेंडम मूवमेंट की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, आपस में भी टकरा जाएंगे, क्योंकि रेंडमली मूव कर रहे हैं, ऐसे तो यानी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं नहीं। एयर के पार्टिकल्स तो चारों तरफ फैले हुए हैं और वो आपस में मूव कर रहे हैं, रेंडमली मूव कर रहे हैं, वो बहुत हाई स्पीड पे मूव कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, वो आपस में तो टकराएंगे ही, इसके अलावा जिस भी कंटेनर में वो हैं उसकी वॉल्स पे भी टकराएंगे, ठीक है। तो इससे एक और चीज़ आती है कि जो प्रेशर गैस है वो क्या करता है, वो जिस भी कंटेनर में गैस होती है उसकी वॉल्स पे क्या लगाता है, फोर्स। तो हम क्या कहें, गैसेस पुट या एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। इसके लिए वो ये सेम काम लिक्विड्स भी करते हैं। इसके लिए हमने छोटी क्लासेस में एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें हमने क्या किया था, एक बॉटल लिया था, ठीक है, उसको पानी से भरा था, और उसके बाद हमने क्या किया था कि उसमें एक होल किया था नीचे की तरफ, हमने बॉटल में नीचे एक होल किया था, और उस होल से आपने देखा था कि सारा पानी आ रहा था, इतना किया। फिर हमने एक और बॉटल ली, उसमें 3 होल्स कर दिए थे, ठीक है। 3 होल्स करने के बाद आपने देखा था कि तीनों होल्स, जितने भी तीनों होल जो भी हमने होल्स किए थे, उनमें छेद किए थे, उन तीनों में से ही इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर जो था वो रिलीज हो रहा था, ठीक है, सेम रेट से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही होल से पानी वापस आ रहा है, ऐसा नहीं था। तो इससे हमें क्या पता चला था, जो लिक्विड्स और गैसेस हैं वो जिस भी कंटेनर में होते हैं उसकी वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। और ये प्रेशर क्यों एक्सर्ट करते हैं, क्योंकि दे आर कंप्रेसिबल, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, इसी वजह से उनको दबा के रखा जा, कंप्रेस किया जा सकता है। तो मैक्सिमम उसमें उन कंटेनर्स में उन चीज़ों को फिल किया जा सकता है। तो सेम एज लिक्विड्स, गैसेज ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, ओके। ये देखिए, आपको अभी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के पार्टिकल्स के अरेंजमेंट है, इसको मैं और अच्छे तरीके से दिखाती हूँ। ये देखिए, सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होंगे, आप उनका इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस देख रहे हो, इनके मॉलिक्यूलर स्पेस में मतलब उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है। लिक्विड्स में आप देख रहे हो कि थोड़ा थोड़ा हर जगह थोड़ा थोड़ा स्पेस है, मतलब पार्टिकल्स इधर लिक्विड्स के लूजली पैक्ड है थोड़े, और गैसेस के देखोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। अब ये जो टेम्परेचर का साइन है, ये एरो किस चीज़ के लिए दिखाया हुआ है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो जिन पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है ये भी बढ़ता जाता है, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, इनके पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स होता है वो ब्रेक होने लग जाता है। इनके पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स है वो ब्रेक होने लग जाता है, और फोर्स ब्रेक होगा तो क्या होगा, इनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो भी बढ़ता जाएगा, ओके। तो इसी वजह से अगर हमें किसी भी स्टेट में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। ये अभी आगे आगे हम पढ़ने वाले हैं और क्लैरिटी में, बट आई होप अभी तक आप सबको यहाँ पे क्लियर है ये सब चीज़ें। अब आगे देखते हैं, हम एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट देखते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में क्या डिफरेंस है हमारा। देखिए, मास, सॉलिड्स का फिक्स मास होता है, लिक्विड्स का भी फिक्स मास होता है, और गैसेस का भी फिक्स मास होता है। ऐसा नहीं अगर आपने 1 kg गैस ली है तो वो 1 kg ही रहेगी, आप उसको कहीं और डाल दोगे तो ऐसा नहीं है कि वो 2 किलो हो जाएगी या आधा किलो बच जाएगी, नहीं। सॉलिड्स का भी फिक्स मास होता है और लिक्विड्स का भी फिक्स मास होता है, ओके। सेम ऐसे ही शेप, सॉलिड्स की फिक्स शेप होती है, लिक्विड्स जिस भी कंटेनर में डाले जाते हैं उसकी शेप ले लेते हैं, और गैसेस में भी यही होता है कि जिस भी कंटेनर में डाला, अब सिलेंडर की शेप है, बलून की शेप है, तो वो वैसी ही शेप ले लेंगे, ओके। वॉल्यूम, सॉलिड्स की वॉल्यूम डेफिनेट है, लिक्विड्स की वॉल्यूम डेफिनेट है, गैसेस की इनडेफिनेट है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में इतना ज़्यादा स्पेस होता है, प्लस वो रेंडमली बहुत मूव करते हैं। अब एयर है, एयर क्या वॉल्यूम क्या मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, अनलेस अनटिल वी कीप इट इन अ कंटेनर, ओके। तो मास तो फिक्स हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम जो गैसेस की है वो फिक्स नहीं है। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, लिक्विड्स भी ना के बराबर है, ज़्यादा हम लिक्विड्स को कहाँ, आप पानी को क्या दबा सकते हो? कभी भी कंप्रेस कर सकते हो नहीं। और जो गैसेज होते हैं वही हाईली कंप्रेसिबल है। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी मतलब फ्लो करने की कैपेसिटी, तो सॉलिड्स जो है वो फ्लो नहीं कर सकते हैं, लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं, और गैसेस भी फ्लो कर सकती है, हवा तो बहती है, हमें पता है। रिजिडिटी, यानी रिजिडिटी होता है स्थिरता, या मतलब
रिजिडिटी, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट्स हिंदी इज, बट रिजिडिटी होगी स्थिरता, मतलब स्थिरता यानी अपनी जगह पे रहना, चीज शेप को चेंज नहीं करना। तो सॉलिड्स जो है वो हाईली रिजिड होते हैं, लिक्विड्स रिजिड नहीं होते हैं, और गैसेस तो बिल्कुल ही रिजिड नहीं होती है क्योंकि वो फ्लो इतनी आसानी से कर लेती है। डिफ्यूजन, यानी डिफ्यूजन क्या था, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो सॉलिड्स में जो डिफ्यूजन का रेट होगा वो सबसे कम होगा कि वो धीरे एक दूसरे में मिक्स होंगे, ठीक है। ऐसे ही जो लिक्विड्स हैं उनमें डिफ्यूजन थोड़ा फास्ट होगा, क्यों, क्योंकि लिक्विड में हमने क्या किया था, मान लीजिए हमने पानी में सॉरी दूध में पानी मिलाया था, तो वो बहुत आसानी से जल्दी से डिफ्यूज मिक्स हो गया था, हमें पता नहीं चला था। और ऐसे ही जो गैसेज है उसमें तो डिफ्यूजन का रेट सबसे ज़्यादा होता है। नॉर्मली जो एयर है उसमें भी इतनी सारी गैसेज होती हैं, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिफ्यूजन का रेट यहाँ पे कितना ज़्यादा है। पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो बिल्कुल नहीं होता, क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। लिक्विड्स में थोड़ा लूजली पैक्ड होते हैं, और गैसेस में तो बिल्कुल ही लूजली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स। इंटर पार्टिकल फोर्स, इंटर पार्टिकल यानी पार्टिकल्स के बीच में आपस में जो फोर्स होता है सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में होता है, इसी वजह से उसकी क्या होती है, फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है और फिक्स मास होता है। और कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती क्योंकि स्पेस ही नहीं है, आप दबाओगे क्या, उसे कंप्रेस कैसे करोगे, स्पेस ही नहीं है उनके बीच में। लिक्विड्स में क्या है, थोड़ा कम होता है पार्टिकल का जो फोर्स होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स थोड़ा कम होता है, और गैसेस में तो ना के बराबर होता है, फोर्स ही नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए हाईली कंप्रेसिबल होती है वो। तो ये कंपेरेटिव स्टेटमेंट आप याद रखेंगे, इसको पढ़ के देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तीनों स्टेट्स कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे सॉलिड्स के, लिक्विड्स के और गैसेस के। तो आपको कमेंट सेक्शन में मैं चाहती हूँ कि आप दो दो तीन तीन एग्जाम्पल्स और दें इसके, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के, और कोई भी क्यूरी हो तो आप उधर पूछ सकते हैं। अब देखिए, क्या एक मैटर, मतलब क्या कोई भी मैटर है अपना स्टेट चेंज कर सकता है, यानी कि अगर कोई मैटर सॉलिड है तो क्या वो लिक्विड में बदला जा सकता है, या फिर कोई लिक्विड है क्या वो गैस में बदला जा सकता है? जी बिल्कुल बदला जा सकता है, ठीक है। क्योंकि इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो हम देखते हैं वो है आइस। आइस क्या है, सॉलिड है, उसको बाहर रख देंगे थोड़ी देर में वो लिक्विड हो जाएगा, और फिर अगर उसे धूप में रखेंगे तो थोड़ी देर बाद वो पानी भी जो है वो वेपर्स में बदल जाएगा और वो उड़ जाएगा, गैस बन जाएगा। तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल हमने देख लिया है, तो इससे हमें क्लैरिटी हो चुकी है कि जो मैटर है वो एक दूसरे का स्टेट चेंज, एक दूसरे में मतलब स्टेट में चेंज कर सकते हैं वो। बट अब ये सब चीज़ें होगी कैसे? अब आप देखिए कि आपको पता है ना, गर्मी में जो आइस है वो पिघल जाती है, ठीक है। तो गर्मी यानी टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, स्टेट को चेंज कर सकते हैं। सेम ऐसे ही जब वो पानी वेपर्स में बदलेगा तब भी हम उसे धूप में रख रहे हैं, हाई टेम्परेचर में रख रहे हैं, ठीक है। जब गर्मी होगी तभी रखेंगे, तब वो पानी भाप बन के उड़ जाएगा। या फिर इसका और एग्जाम्पल दूं तो जो कपड़े हम धूप में सुखाने जाते हैं, धूप में ही क्यों सुखाते हैं, क्योंकि वो इवेपोरेट हो रहा है, लिक्विड इवेपोरेट हो गया, वो गैस बन गया और हमारे कपड़े सूख गए। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि अगर हमें सॉलिड से लिक्विड पे जाना है और लिक्विड से गैस पे जाना है तो हमें टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा, हीट को ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए, पहले सॉलिड स्टेट था, हमने अब आइस थी, ठीक है, उसको हीट किया यानी गर्म किया तो वो लिक्विड में बदल गई, और फिर लिक्विड को जब हमने हीट किया तो वो वेपर्स में बदल गए, ठीक है। बॉयल पानी उबालते हैं ना, तो उसमें भी होगा कि जो लिक्विड है वो किस पे हो जाएगा, गैसेस में बदल जाएगा। अब ये मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। अब ये एक्टिविटी है, सेम यही एक्टिविटी जो मैंने बताई थी कि आइस को मेल्ट किया है और फिर पानी को और हीट करते रहे। अब देखिए, इसके पूरे एग्जैक्ट अगर आंसर आपको चाहिए तो जब हम सॉलिड्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं, काइनेटिक एनर्जी है उसकी, पार्टिकल्स की बढ़ जाती है। ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट करने लग जाते हैं, ठीक है। और इसी वजह से अब हीट हम उसे प्रोवाइड करा रहे हैं तो उन पार्टिकल्स के बीच का जो मॉलिक्यूलर फोर्स है ना वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। एक 9 चैप्टर में जब मैं आपको मैं सोच रही हूँ कि आगे आपको फिजिक्स भी करा दूँ इसकी, तो लेकिन उसका एक छोटी सी बात मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए, जब भी कोई भी चीज़ मूव क्यों करती है हमारी नॉर्मल डे लाइफ में है, आपने टग द वॉर देखी है, वो रस्सी खींचने वाली जो लड़ाई होती है, उसमें आपने देखा है कि जो रोप है वो मूव कब करती है, जब एक टीम ज़्यादा फोर्स लगाती है दूसरी टीम से, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज़ है हमारे अर्थ पे, जो भी कोई चीज़ प्रेजेंट है वो मूव कब करेगी, जब उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगा होगा, इक्वल फोर्स नहीं, एक तरफ से ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा और एक तरफ से कम लग रहा होगा, तभी कोई चीज़ मूव करेगी, ठीक है। तो सेम इसमें भी यही होगा कि जो पार्टिकल्स हैं
उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कब होगा, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब टूटेगा, जब हम उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा फोर्स हम उस पर लगा देंगे, ठीक है। और वो फोर्स कौन प्रोवाइड कराएगा, हीट प्रोवाइड करेगी। जो टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं वो इसीलिए बढ़ा रहे हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उससे ज़्यादा एनर्जी उन्हें प्रोवाइड करा दे और उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाए। अब उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा, जिस टाइम उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा उसी टाइम पे ही वो क्या, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब पार्टिकल्स से अपनी फिक्स पोजीशन छोड़ दी है और वो ज़्यादा फ्रीली मूव कर रहे हैं। और एक स्टेज ऐसी आएगी जब सॉलिड पूरा मेल्ट हो जाएगा और वो लिक्विड में बदल जाएगा। तो अब वो जो स्टेज है या वो जो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पे ये काम हुआ है कि सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम कर लिया गया है और जो सॉलिड है, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में बदल गया है, उसको हम उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ये बताता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब कितनी स्ट्रेंथ है। मेल्टिंग पॉइंट से मुझे पता चलता है कि पार्टिकल्स के बीच में कितनी स्ट्रेंथ थी। जैसे अब आइस को पिघलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी कम है काफ़ी। लेकिन अगर आप एक लोहा पिघलाने को जाओगे, उसको मेल्ट करने जाओगे, तो आपको बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, यानी वो बहुत देर में जाके मेल्ट होना शुरू होगा। तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि जो आयरन है या जो मेटल होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके अब जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो 273.16 केल्विन होता है, या इसको हम 273 केल्विन ही मान लेते हैं। इस प्रोसेस यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस जो है वो मेल्ट हो जाती है, ठीक है। और यही मेल्टिंग के प्रोसेस को, मतलब एक तो था टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट क्या था कि जिस टेम्परेचर पे एक सॉलिड लिक्विड में बदला है, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। फ्यूजन मतलब क्या हो गया कि वो प्रोसेस जिससे एक सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में बदल जाता है उसको हम फ्यूजन बोलते हैं। अब आप देखिए, जब भी कोई सॉलिड मेल्ट होता है, ठीक है, यानी आइस भी मेल्ट हुई है, तो वो पानी जब बनता है उसका टेम्परेचर ठंडा ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करता है। देखिए, आप आज ही एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि जब भी आइस मेल्ट होती है तो वो पानी जो इंस्टेंट जब मेल्ट होता है, जिस मतलब 0 डिग्री सेल्सियस जो हम कह रहे हैं जिस पे मेल्ट हो गई है, वो आइस बन चुकी है, उस टेम्परेचर पे जो पानी होता है, जब वो स्टेट चेंज कर चुका है, वो पानी जो है वो ठंडा ही होता है, ऑल्दो हमने उसे हीट प्रोवाइड किया है, ठीक है। कोई भी चीज़ गर्म करते हैं तो वो गर्म होती तो कॉमन है, लेकिन आइस के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ। या फिर जब भी हम एक सॉलिड से लिक्विड में बदलते हैं तो उसके मेल्टिंग पॉइंट पे जो टेम्परेचर होता है वो कभी भी ज़्यादा नहीं होता है, वो ठंडा ही रहता है। तो अब वो टेम्परेचर कहाँ जाता है, वो टेम्परेचर सेम क्यों रहता है, मतलब आइस भी ठंडी थी और अब उस आइस से मेल्ट होके जो पानी बना है वो भी ठंडा है, ऐसा क्यों है। अब देखिए, जो हीट हमने उसे प्रोवाइड की थी, या हम कोई भी चीज़ गर्म कर रहे हैं एक सॉलिड से लिक्विड बनाने में, उसको मेल्ट करने में जो भी हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारी हीट किस में लग गई है, उसके स्टेट को चेंज करने में लग गई है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी वो क्या है, सिर्फ स्टेट को चेंज किया है उसने, तो वो सारी हीट मेरी उसमें कब लग गई है, तो इसीलिए उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप उसे और फर्दर हीट देते जाएंगे, यानी और मेल्ट होने के बाद भी आप उसे हीट करते जाएंगे, तो उसके बाद उसका वो है पानी जो है वो गर्म होने लग जाएगा। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट पे जो टेम्परेचर है आइस का, मतलब वो सेम क्यों रहता है, लिक्विड का जो पानी बन जाता है उसका टेम्परेचर सेम इसलिए रहता है क्योंकि जो भी हीट हमने उसे प्रोवाइड की थी वो सारी उसके स्टेट को चेंज करने में लग गई, ठीक है। उसको जब हमने सॉलिड से लिक्विड में उसे बदला तो वो सारी हीट वो किस में लग गई, उस सॉलिड से लिक्विड को बदलने में ही लग गई, उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में लग गई वो सारी हीट। इसी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं। देखिए, दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। हमने क्या किया है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था पार्टिकल्स का, सॉलिड के जो पार्टिकल्स थे उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में वो मेरी हीट लग गई है। अब क्योंकि ये जो हीट एनर्जी है ये आइस एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब ये आइस ने क्या कर लिया, पानी बदलने में इस हीट को एब्जॉर्ब तो किया है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ा, ठीक है। तो यानी कि अगर हम सामने से देखें तो हमें वो पता ही नहीं चला कि वो हीट गई कहाँ, तो हमें वो हीट दिखाई नहीं दे रही है। दिखाई कब देती, जब उसका टेम्परेचर बढ़ा होता, लेकिन हमें दिखाई नहीं दी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये छुप गई है ये हीट, ठीक है। छुप कहाँ गई, स्टेट को चेंज करने में छुप गई, तो इसीलिए हम इसको लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट का मतलब होता है हिडन हीट, ठीक है। वर्ड लेटेंट का ही मतलब हिडन होता है।
ओके तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, नहीं है तो वेल एंड गुड, काफी अच्छी बात है, आपको समझ आ गई ये सब चीजें। तो ये देखिए जो हीट है ये किस में चली गई, स्टेट को चेंज करने में, और इसी वजह से टेम्परेचर उसका जो है स्टेट जो है मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो राइज नहीं हुआ। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्या, कि ये जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जो अमाउंट ऑफ जितनी हीट मुझे 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने में लगी है उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, उस हीट को मैं बोलती हूँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्या था, सॉलिड का लिक्विड में बदलना, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं, ठीक है। और उस सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए भी जितनी हमने हीट प्रोवाइड की है, मतलब जस्ट उस पॉइंट तक मुझे चाहिए जब वो स्टेट चेंज हो चुका है, यानी लिक्विड में बदल चुका है, तो उस पॉइंट तक जो भी हीट मैंने प्रोवाइड की है 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने में, जो हीट मुझे मैंने यूज़ की है उसको मैं बोलती हूँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट क्यों बोला है, क्योंकि वो हीट छुप गई है, क्योंकि उस हीट की वजह से उस लिक्विड का टेम्परेचर नहीं बढ़ा है, और वो जो हीट है वो कहाँ यूज़ हुई है, सिर्फ स्टेट को चेंज करने में, इसीलिए हम उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब जो पार्टिकल्स है वाटर के 0 डिग्री सेल्सियस पे, उनमें ज़्यादा एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमने हीट जो प्रोवाइड किया वो हीट जो है पानी ने एब्जॉर्ब कर ली है, ठीक है। तो जो पार्टिकल 0 डिग्री पे जो वाटर होगा उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी, एट द सेम टाइम 0 डिग्री पे जो आइस होगी उससे। ओके, आई होप दैट्स क्लियर। अब सेम ऐसे अब हमने लिक्विड में बदल दिया, अब हम अगर उसे और हीट देते रहेंगे और हीट देते रहेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो लिक्विड है वो गैस में बदलना शुरू हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है उसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है। बल्क फिनोमिना का मतलब क्या होता है, होल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देखो बॉइलिंग में क्या होता है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं उस लिक्विड में वो सारे इवेपोरेट होंगे एक साथ। ऐसा नहीं है कि जो सरफेस पे है, ऊपर ऊपर लेयर पे हैं वही इवेपोरेट होंगे। ये देखिए, मान लीजिए ये वाटर है मेरा, ठीक है। तो जब मैं इसे बॉईल करती हूँ तो ये सारे पार्टिकल जितने भी हैं, यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सभी बॉईल होंगे, हमारे इवेपोरेट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो सरफेस वाले थे पहले ये इवेपोरेट होंगे, ये, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, वो सारे पार्टिकल्स एक साथ इवेपोरेट होंगे, इसीलिए हम इसे बल्क फिनोमिना बोलते हैं, बल्क प्रोसेस बोलते हैं। अब पानी जो है कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब केल्विन और सेल्सियस में क्या होता है, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है। आप ये देखिए आगे। अब नहीं, इससे पहले आप मुझे एक बात बताइए, अब आप क्या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आप डिफाइन कर सकते हैं? दैट्स योर होमवर्क। आई वुड वांट कि आप कमेंट सेक्शन में इसे इसके आंसर करें कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कैसे क्या होता है। इसको बिल्कुल वैसे ही देखिएगा जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था। ओके, ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रही हूँ, आपको इसे खुद करना है। अब ये देखिए, यस, तो अब आप इसमें देख रहे हैं कि स्टेट ऑफ मैटर को मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ। अगर मुझे सॉलिड को लिक्विड में बदलना है, अगर मुझे सॉलिड को लिक्विड में बदलना है तो मैं क्या करूँगी, उसे मेल्टिंग बोलते हैं, यानी टेम्परेचर में बढ़ाऊंगी। अगर मुझे लिक्विड को गैस में बदलना है तो वो वेपोराइजेशन होता है, ठीक है। और गैस को डायरेक्ट सॉलिड में अभी एक और डेफिनेशन में बताऊंगी, बट ये अभी आप ये देखिए। तो ये इंटरस्टेट है चेंज, मतलब स्टेट मैटर के स्टेट को मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। तो अगर मुझे किसी भी स्टेट का किसी भी मैटर का स्टेट चेंज करना है तो मुझे उसका टेम्परेचर को बदलना पड़ेगा। टेम्परेचर कम या ज़्यादा करेंगे तो आपका स्टेट बदल जाएगा अपने आप। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ लिए जाते हैं कि केल्विन जो है टेम्परेचर की एसआई यूनिट है, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट हम बोले तो 0 डिग्री जो सेल्सियस होता है उसमें 273.16 केल्विन होता है। राउंड ऑफ करके हम 273 केल्विन ही ले लेते हैं। तो अब आप देखिए, अगर मुझे सेल्सियस से केल्विन में बदलना है, ठीक है, अगर मुझे सेल्सियस से या अगर मैं कहूँ पहले कि अगर मुझे केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तो मैं क्या करूँगी, आपको 273 माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 273 माइनस करना पड़ेगा। और अगर आपको सेल्सियस से केल्विन पे जाना है तो आपको 273 प्लस करना पड़ेगा। ओके, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इसका, आप ये देख लीजिएगा, आप इजीली कर लेंगे इसे, ये पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी में मार्क जरूर कीजिएगा इसे। ओके, नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक और मैं आपको बता ही देती हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़े चैप्टर है, या आज तो पूरा नहीं होगा, इसका एक और पार्ट बनेगा, उसको मैं थर्ड पार्ट में कराऊंगी। अब देखिए क्या होता है, कई बार आपने कैम्फर देखा है, कपूर की गोलियाँ जो हम कपड़े स्टोर कर, या फिर कभी भी मम्मी आपके पेरेंट्स जो है मम्मी होते हैं वो घर में पुराने कपड़े मतलब या सर्दियों के कपड़े रख रहे होते हैं तो वो कपूर की गोलियाँ डालती हैं, ठीक है। थोड़े टाइम बाद जब आप उन्हें देखते हो तो वो कपूर की गोलियाँ सॉलिड होती है, वो डायरेक्टली गायब हो जाती हैं, वो मिलती नहीं है आपको। तो क्या हुआ इस केस में, क्या हुआ कि डायरेक्टली सॉलिड से कोई चीज़ गैस में बदल गई।
इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। ये उसकी एक्टिविटी है कि ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड लिया था उन्होंने और कॉटन प्लग लगाया था, हीट करना शुरू किया था चाइना डिश में। आप देखोगे कि जो सॉलिड था, अमोनियम क्लोराइड था, वो डायरेक्टली गैस में बदल जाएगा। ओके, तो यही है चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, मतलब लिक्विड में हुए बिना डायरेक्टली सॉलिड से गैस में बदल जाना है, गैस से सॉलिड में बदल जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस। अब अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है, देखिए। अब आप ये देखिए, आपको पिस्टन दे रखे हैं, इसमें गैस थी, तो पिस्टन आपने प्रेस किया तो आपने कंप्रेस किया, ठीक है, गैस को कंप्रेस किया तो वो लिक्विड में बदल गया, और लिक्विड को कंप्रेस में किया तो सॉलिड में बदल गया। यानी कि अगर आपको स्टेट चेंज करना है तो आपको टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, और प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो आपका स्टेट बदल जाएगा। ओके, ये देखिए, बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर वी कैन लिक्विफाई गैसेस। ये जो एलपीजी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की होती है, हमने इसको क्या किया, लिक्विफाई किया है, गैस को लिक्विड में बदला है थोड़ा। अब आप देखिए, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा है कभी आपने, कि कार्बन डाइऑक्साइड तो एक गैस होती है, लेकिन हम उसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बोल रहे हैं, CO2 है, लेकिन ये सॉलिड है, ठीक है, आप देख रहे हो सॉलिड है, ठीक है। अब ये क्या होता है, अगर हम CO2 गैस को हाई प्रेशर में रखते हैं तो जो CO2 है वो डायरेक्टली, और प्रेशर को CO2 अगर प्रेशर को बढ़ाते हैं और इसको कम टेम्परेचर पे रखते हैं, ठंडे में रखते हैं, तो जो गैस है वो डायरेक्टली सॉलिड में बदल जाती है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। और इसीलिए हम इसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। देखिए, CO2 इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, अगर हाई प्रेशर में रहेगी तो सॉलिड CO2 जो है वो डायरेक्ट गैस में बदल जाएगी। सेम अगर आप देखो, प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, प्रेशर को कम करेंगे, प्रेशर कम और टेम्परेचर ज़्यादा, तो जो सॉलिड CO2 है वो सीधा गैस में बदल जाएगी। और सेम ऐसे अगर आप प्रेशर ज़्यादा करेंगे और टेम्परेचर कम करेंगे तो वो सॉलिड में बदल जाएगी, ठीक है, इसे ड्राई आइस बोलते हैं। आज के लिए हमारा इतना काफ़ी हो चुका है, मोर देन इनफ है, तो आप प्लीज़ इसे समझिए, देखिए और अच्छे से कीजिए, दोनों क्लासेस लगाइए, आपके साथ 1-2 दिन में मैं नेक्स्ट पार्ट करा दूँगी और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।